चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। हम जो है बस्तर के काकतीय वंश या चालुक्य वंश पर आज बात करेंगे। देखिए, बस्तर का जो चालुक्य वंश है, छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला यह राजवंश कहा जाता है, क्योंकि लगभग इन्होंने 1324 से लेकर के 1961 तक छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में शासन किया। यानी लगभग 800-850 साल तक शासन करने वाला छत्तीसगढ़ में बस्तर में सर्वाधिक लंबा समय आप कह सकते हैं इन्होंने शासन किया है। किसने? चालुक्य वंश। एक्चुअल में चालुक्य वंश को हम काकतीय वंश कह रहे हैं बस्तर में, और आंध्रा तेलंगाना तरफ जब इनका राज व्यवस्था था, जब एग्जैक्टली अगर हम देखें तो जो अलाउद्दीन खिलजी लोग के समय से हम लोग देखेंगे तो ये जो आक्रमण करेंगे, है ना, तो उससे कहीं ना कहीं ये भयभीत होंगे और भयभीत होकर के फिर छत्तीसगढ़ की ओर ये जो है आते हैं। संस्थापक अन्नम देव कहे जाते हैं। आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत विजय अभियान के लिए आते हैं और मालिक काफूर को साम्राज्य विस्तार का दायित्व सौंपा जाता है। आप इंडियन हिस्ट्री में इसको आप पढ़ते भी हैं। तो वारंगल और तेलंगाना क्षेत्र में जब युद्ध करने आएंगे तो वहां पर मूल रूप से जो चालुक्य वंशी शासक हैं रुद्र प्रताप देव, बिना युद्ध किए स्वयं की मूर्ति को सोने के जंजीर में बांधकर कोहिनूर हीरा को साथ में देकर के आत्मसमर्पण कर देते हैं। और आगे चलकर के फिर 1321 में गयासुद्दीन तुगलक फिर से आक्रमण करेंगे, इनकी राज व्यवस्था को कमजोर कर देंगे। फिर उस क्षेत्र को अन्नम देव छोड़ करके बस्तर क्षेत्र आ जाएंगे और छिंदक नागवंशी राजा, मैंने आपको बताया था छिंदक नागवंशी अंतिम राजा कौन थे भाई? राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र को आधी रात को अन्नम देव उनके महल में घुस करके मार देते हैं। उनकी पुत्री चमेली बाई से विवाह भी करते हैं और इस प्रकार से बस्तर, चक्रकोट, बारसूर क्षेत्र में ये अपना शासन प्रारंभ कर देते हैं। कब से? तो 1324 से। तो इस प्रकार से सर्वाधिक लंबे समय तक बस्तर में शासन करने वाला जो राजवंश है वह काकतीय वंश ही है। प्रवीर चंद्र भंजदेव अंतिम शासक हैं, अन्नम देव प्रथम शासक। बस्तर, चक्रकोट, भ्रमरकोट ये इनका क्या रहा है शासन क्षेत्र। राजधानी की बात करें तो अन्नम देव बस्तर क्षेत्र में हम लोग देते हैं मंधोता, फिर पुरुषोत्तम देव ने चक्रकोट, दिक्पाल देव ने बस्तर और दलपत देव ने जगदलपुर को अपनी राजधानी बनाया। मणिकेश्वरी देवी जो कि छिंदक नागवंशियों की कुल वंश, उनके कुल देवी के नाम से जानी जाती थी। आगे चल करके वही जो देवी हैं वह दंतेश्वरी देवी के नाम से जानी जाएंगी और दंतेश्वरी मैया के नाम से इनको पुकारा जाएगा। क्लियर? काकतीय वंश के जितने भी प्रमुख शासक हुए हैं, इन प्रमुख शासकों में नाम कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे कि काकतीय वंशी प्रमुख स्वतंत्र शासकों की बात करें तो काकतीय वंशी प्रमुख स्वतंत्र शासक में आप लोग नाम ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। देखिए, प्रमुख जो शासक यहां पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए प्रमुख स्वतंत्र शासक 1324 से लेकर के 1777 तक। अब देखिए, अन्नम देव, हमीर देव, भैरम देव, पुरुषोत्तम देव, जयसिंह देव, नरसिंह देव, प्रताप राज और जगदीश राजदेव ये प्रमुख शासक हैं जो काकतीय वंशी शासक के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं और देखिए इसके बाद और कुछ राजा हैं जैसे वीर नारायण देव, वीर सिंह देव, दिक्पाल देव, राजपाल देव, चंदेल मामा इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। ये दलपत देव मोस्ट आईएमपी, इनको भी पढ़ेंगे। अजमेर सिंह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन पर हम लोग आगे चल करके डिस्कस करेंगे। फिर दरिया देव मराठा अधीन शासक के नाम से जाने जाते हैं। यही एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मराठा अधीन शासक कौन है, तो मराठा अधीन शासक हैं दरिया देव। कौन? दरिया देव। फिर मराठा किसके अधीन चले जाएंगे? देखना, बात को समझना। अभी तक स्वतंत्र शासक है कौन? स्वतंत्र शासक है काकतीय। और ये काकतीय कब? 1777 में
किसके कंट्रोल में चले जाएंगे जरा बताइए। 1777 में कंट्रोल में चले जाएंगे, ये कंट्रोल में चले जाएंगे मराठों के, है ना, मराठा शासक के। अब ये मराठा जो है, मराठा 1800 ईस्वी के आसपास आते आते ये कब तक हैं, 1777 तक। फिर 1777 से मराठा के अधीन हो गए। फिर हम लोग 1800 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1800 ईस्वी में ये आंग्ल के अंदर चले जाएंगे, मतलब अंग्रेजों के अंदर चले जाएंगे। कौन, मराठा। अब मराठा के अधीन कौन है, काकती। तो काकती भी फाइनली किसके कंट्रोल में चला जाएगा, आंग्ल, अंग्रेजों के कंट्रोल में चला जाएगा। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से फिर भारत देश आजाद हो जाएगा 1947 में, तो सब फिर स्वतंत्र हो जाएंगे आगे चल करके। तो काकती पहले स्वतंत्र शासक थे, 1777 में मराठा अधीन होंगे। फिर मराठा किसके अधीन हो जाते हैं, नागपुर में हम लोग देखते हैं, नागपुर में मराठा किसके अधीन हो जाएंगे, तो फिर सीधी सीधी बात है अंग्रेजों के अधीन होंगे। तो अंग्रेज के अधीन मराठा होगा, तो मराठों के अधीन काकती स्वयं ही अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे इस पर आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे तो और मजा आएगा इसको पढ़ने में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठा अधीन शासक आप लोग देखिए, फिर आंग्ल मराठा अधीन शासक में कौन कौन है, महिपाल देव, भूपाल देव। ब्रिटिश कालीन शासक में 4 प्रमुख राजाओं के नाम आते हैं, जिनमें से एक राजकुमारी रही हैं, जो बहुत ही कम उम्र में इन्होंने राजपाट संभाला, जैसे भैरम देव, रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल कुमारी देवी और प्रवीर चंद्र भंजदेव। प्रवीर चंद्र भंजदेव ही अंतिम शासक कहे जाते हैं। एक एक करके सभी राजाओं को, सूरवीर राजाओं को हम समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे इनके इतिहास को। ध्यान से देखिएगा। स्वतंत्र शासकों की अगर हम बात करें तो अन्नम देव का नाम आता है 1324 से लेकर के 1369 ईस्वी में। इन्होंने छत्तीसगढ़ में काकती वंश के स्थापनाकर्ता के रूप में माने जाते हैं। इनकी प्रथम राजधानी कहाँ थी, बस्तर में मंदोता थी। राजधानी आगे चल करके फिर चक्रकोट बारसूर स्थानांतरित कर दिया गया, किसके द्वारा, अन्नम देव के द्वारा। 1324 ईस्वी की बात है। छिंदक नागवंशी राजा हरिश्चंद्र को बीजापुर के निकट इन्होंने हराया और उसके बाद अर्धरात्रि को इनके यहाँ महल में घुस करके फिर हरिश्चंद्र को हत्या कर दिया गया। इनकी पुत्री, हरिश्चंद्र की पुत्री चमेली देवी से आगे चल करके इन्होंने विवाह किया। ऐसा नहीं है कि अन्नम देव की एक ही पत्नी थी, है ना। तो पहले राजा महाराजा लोग बहुत सारे शादी करते थे, है ना। अन्नम देव ने विजयपुर नामक नगर को बसाया, जो आज हम बीजापुर के नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। बीजापुर नामक जिला है आज, है ना, छत्तीसगढ़ बस्तर में। तो बीजापुर जिला को किसने बसाया, बीजापुर, ये बीजापुर। तो बीजापुर को किसने बसाया, तो बीजापुर को बसाया अन्नम देव ने, है ना। किस नाम से, विजयपुर के नाम से। अच्छा, अन्नम देव का राज तिलक बड़े डोंगर में हुआ था। राज तिलक जिस शिलाखंड पर हुआ वह गादी परखना के नाम से आज प्रसिद्ध है। वेरी IMP, गादी परखना। अन्नम देव ने अपनी कुल देवी की प्रतिमा दंतेवाड़ा जिले में संखनी और डंकनी नदी के तट पर संगम स्थल पर तराला नामक गांव में दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया। तो कितने सारे फैक्ट्स हैं जो आपको अन्नम देव के संदर्भ में याद रखना है। पहली बात तो अन्नम देव ही वह शासक है जिन्होंने 1324 ईस्वी में छिंदक नागवंशी अंतिम शासक हरिश्चंद्र को पराजित कर उनकी बेटी चमेली देवी से विवाह किया और मंदोता बस्तर में इन्होंने राजधानी बनाया। आगे चल करके फिर बारसूर चक्रकोट में इन्होंने अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया। फाइनली हम लोग देखते हैं कि इन्होंने ही बीजापुर नामक शहर को बसाया, जो आज बीजापुर जिला के नाम से प्रसिद्ध है। विजयपुर के नाम से इन्होंने इस शहर को स्थापित किया था। अन्नम देव का जो राज तिलक हुआ था वह बड़े डोंगर के नाम से प्रसिद्ध है। राज तिलक जिस शिलाखंड पर हुआ उसे ही हम गादी परखना के नाम से आज जानते हैं। अन्नम देव ने अपनी कुल देवी की प्रतिमा दंतेवाड़ा जिले के डंकनी संखनी नदी के संगम तट पर तराला नामक गांव में मंदिर बनवाया था। डंकनी संखनी के तट पर हम लोग दंतेवाड़ा पढ़ते हैं जरूर, लेकिन एग्जैक्टली अगर गांव की नाम बात करें तो गांव का नाम क्या है, तराला गांव। तो तराला नामक गांव में दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया। सर्वप्रथम उसने भोपाल पट्टनम को जीता था। इस दंतेवाड़ा अभिलेख में
अन्नम राज के नाम से इनको पुकारा गया है। 1324 में वारंगल को छोड़कर यह बस्तर पहुंचे थे। अन्नम देव मध्ययुगीन बस्तर के शासन का विधिवत संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं। तो अन्नम देव ही संस्थापक हैं छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के। क्लियर, यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। देखो इनकी पत्नी एक तो चमेली देवी हम लोगों ने पढ़ा, हरिश्चंद्र की पुत्री सोन कुंवर चंदेल राजकुमारी थी, ये भी इनकी एक पत्नी थी। एक वर्ष बारसूर में रह करके ये चक्रकोट में अपनी राजधानी को ट्रांसफर किए, 45 वर्ष तक शासन किए। हल्बी, भतरी, मिस्री लोकगीतों में अन्नम देव को चालकी वंश का राजा कहा गया है और चमेली देवी का संघर्ष अन्नम देव के साथ हुआ था ऐसा कहा जाता है। चमेली देवी कौन थी आप लोग जान गए ना? चमेली देवी राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी और उनका संघर्ष इनके बाद इनके साथ हुआ, लेकिन चमेली देवी फाइनली ये पिघल गए, अन्नम देव पिघल गए और चमेली देवी से भी पुनः विवाह कर लिया और मामला वहीं पर दबा दिया गया। अन्नम देव के बाद बस्तर के राजा कौन होंगे? बस्तर के राजा चंद्रवंशी कहलाने लग गए। तो राजा हरिश्चंद्र का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और चमेली देवी उनसे कनेक्टेड रही हैं, उनकी पुत्री रही हैं। फिर अन्नम देव के बाद यह पूरा राज व्यवस्था जो है चंद्रवंशी के नाम से जाना जाने लगा। तराला ग्राम आप लोग ध्यान में रखना, यहीं पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण राजा अन्नम देव के द्वारा किया गया था, जो कि काकतीय वंश के संस्थापक कहे जाते हैं, मंदोता बस्तर में। इसके बाद हमीर देव शासन करेंगे। हमीर देव को अन्य नामों में हम हमीरू देव या एमिराज देव के नाम से जानते हैं। इनकी रानी का नाम क्या था? श्याम कुमारी बघेलिन। श्याम कुमारी बघेलिन। देखना यहां पर जो राजा होंगे ना, अक्सर राजा होंगे, उनकी पत्नियां इनसे ज्यादा संघर्ष करती हैं, समझ रहे हो? तो पत्नियां हमेशा से संघर्ष करती आपको नजर आएंगी और आगे चल करके भैरम देव के समय भी हम लोग देखेंगे कि उनकी भी पत्नी अपने पति के प्रति संघर्ष करती रही हैं। इसी नाम से बस्तर की जो महिलाएं हैं और रानियों के प्रति बहुत ज्यादा उनका सम्मान रहा है, क्योंकि वे भी अपनी रानी की तरह मतलब कि अपने अधिकार के लिए अपने पतियों से मतलब अपने अधिकार के लिए लड़ सकती हैं, है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा स्रोत वो रानियां रही हैं जो अपने पति के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ जो है उठ खड़ी हुई थी। बात समझ में आया? चलो, भैरम देव, पुरुषोत्तम देव, इन सब के विषय में थोड़ा सा जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें भैरम देव, एक भैरम देव अभी पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग स्वतंत्रता जब होने वाली रहेगी या फिर अंग्रेजों के समय हम फिर से एक भैरम देव के विषय में बात करेंगे। इनको भैरव देव या भैराज देव के नाम से जाना जाता है और इनकी दो रानियां थी ऐसा कहा जाता है। दो रानियां, एक मेघाई अरिचकेलिन आखेट विद्या में निपुण थी, जिनकी स्मृति में बस्तर में आज भी मेघी साड़ी, मेघाई गोहाड़ी प्रभृति यानी शक्तिका आज भी बस्तर में मिलते हैं ऐसा कहा जाता है। साड़ी है मेघाई साड़ी। तो मेघाई अरिचकेलिन जो है आखेट विद्या में निपुण थी। ये भी अपने पति के खिलाफ जो है कुछ न कुछ विद्रोह में लगी हुई थी, अपने पति के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। इस नाम से आज भी महिलाएं जो हैं मेघाई साड़ी पहनती हैं, क्योंकि आखेट विद्या में तो निपुण थी ही, ठीक है, अपने पति को भी ये जो है अपने कंट्रोल में रख सकती थी। कहने का मतलब ये है कि उनके खिलाफ जो है अपनी बात मनवाने के लिए बहुत निपुण थी। तो वहां की जो महिलाएं हैं, बस्तर की महिलाएं हैं, माता वर्ग हैं, वो बहुत सम्मान करती हैं आज भी मेघाई अरिचकेलिन जी का। और इसी नाम से आज भी उनकी स्मृति में हम देखते हैं कि मेघी साड़ियां वहां की महिलाएं पहनती हैं बस्तर क्षेत्र में, है ना? तो ये बहुत ही गौरव की बात है भाई। महिलाओं का उस टाइम सम्मान था इस राजवंश में, बहुत ही सुंदर बात है। पुरुषोत्तम देव की बात करें, 1468 से लेकर के 1534 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। भैरम देव के पुत्र थे, राजधानी थी मंधोता से बस्तर आ चले गए थे, मतलब कि बारसूर पुरुषोत्तम देव के समय। तीर्थ यात्रा के लिए यही वह राजा हैं जो कि जगन्नाथपुरी के यात्रा में गए थे। भुइयां नापना बोलते हैं, भुइयां नापना। तो भुइयां नापना मतलब ये नारियल पकड़े और ऐसे करके, अब मैं सोऊंगा तो यहाँ पर दिखेगा नहीं ना, तो मैं सो के बताता कि कैसे भुइयां नापते हैं। नारियल पकड़े ऐसे करके, देखो ये ऐसे करके पूरा अपना, तुम्हारा पैर भी अपना नीचा होना चाहिए, ये भी, और ऐसे करके
मतलब कि भुइयां नापते नापते पेट के बल अपना भुइयां नापना बोलते हैं इसको। और इस तरह से ये कहाँ की यात्रा किए थे? जगन्नाथपुरी की यात्रा किए थे। तो पुरी में ना जब जगन्नाथपुरी गए तो काफी ज्यादा इनको सराहना मिला, बहुत ज्यादा इनको रिस्पेक्ट मिला, क्योंकि राजा स्वयं पेट के बल जो है जमीन नापते हुए पुरुषोत्तम देव कहाँ पहुंच रहे हैं? पुरी पहुंच रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। इन्हें 16 पहियों का रथ प्रदान किया गया था और रथपति की उपाधि मिली थी। समझ रहे हो? वहां के पंडितों ने इनको रथपति के उपाधि के रूप में सुशोभित किया, इनको मान सम्मान मिला। वहां के राजा और पंडितों ने इनको रथपति की उपाधि दी। इन्होंने बस्तर में रथ यात्रा प्रारंभ करवा दिया, जिसको आज हम गोंचा पर्व के नाम से जानते हैं। और इसी गोंचा पर्व के दौरान बस्तर का दशहरा लगभग 74 से 75 दिनों तक का चलता है। तो एक दशहरा हमारा नॉर्मल होता है 10 दिनों वाला, 10 दशहरा 20 दिवाली वाला, वो अलग है। और बस्तर का दशहरा बिल्कुल डिफरेंट होता है। गोंचा पर्व इसी दौरान बस्तर के दशहरा के समय ही हमको देखने को मिलता है। रथ यात्रा भी इसी समय प्रारंभ होता है। तो रथ यात्रा किसने प्रारंभ करवाया, ऐसा डायरेक्ट प्रश्न अगर बनता है तो आप कहना पुरुषोत्तम देव ने। बस्तर में गोंचा पर्व के प्रति आषाढ़ कुंवार मास में यह मनाया जाता है। बूढ़ा तालाब के पास पुरुषोत्तम देव ने कलचुरी शासक ब्रह्मदेव पर आक्रमण किया, जो कि सफल नहीं हुआ। ऐसी भी हमको जानकारियां प्राप्त होती हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद जो राजा हैं इनका नाम है जयसिंह देव। जयसिंह देव के बाद हम नरसिंह देव पर बात करेंगे। जयसिंह देव जो है कम आयु पर गद्दी पर बैठ गए थे। आगे चल करके इन्होंने चंद्र कुंवर बघेलिन से शादी किया और इनका जो है राजपाट हम देखते हैं कि काफी कुल रहा, उतना मतलब कि लोगों के प्रति, जनता के प्रति काफी शालीन रहे। कौन? जयसिंह देव। फिर हम बात करते हैं नरसिंह देव। जयसिंह देव के पुत्र थे। ये भी 23 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गए थे। रानी का नाम है लक्ष्मी कुंवर बघेलिन। चंद्र कुंवर बघेलिन, लक्ष्मी कुंवर बघेलिन एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना। इनकी रानी ने अनेक तालाब व बगीचे बनवाए थे। तो इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, है ना। देखो, पहले के जो राजा महाराजा हुए हैं उस क्षेत्र में आज जो स्थिति देखने को मिलती है, वहां के राजा महाराजा और शासकों का कहीं ना कहीं बहुत गहरा छाप वहां पर छूटा है। आज भी आप जाकर के देखना, बस्तर क्षेत्र में महिलाओं का सम्मान है, क्योंकि जब राजपाट चल रहा था उस समय रानियों का अच्छा सम्मान था। इसी नाम से आज भी वह परंपरा बरकरार है। आज भी महिलाओं का सम्मान किया जाता है। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद हम देखेंगे प्रताप राजदेव। कौन है? प्रताप राजदेव 1602 से 1625 ईस्वी के मध्य। इसके शासन काल में गोलकुंडा के मोहम्मद कुली कुतुब शाह की सेना बस्तर पर आक्रमण करती है। कुतुब शाह की सेना बस्तर सेना से पराजित हो जाएगी। इसके बाद अहमदनगर के शासक माली कांबर द्वारा जयपुर ओडिशा के शासक को उकसाया जाएगा और जयपुर के शासक इस क्षेत्र पर आक्रमण कर देंगे, जो कि सफल नहीं रहेगा, है ना। फिर जगदीश राजदेव आक्रमण करेंगे, जगदीश राजदेव यहां पर शासन करेंगे और बहुत सारे आक्रमण होंगे, उनको विफल करेंगे। 1625 से 39 लगभग 10 वर्षों के आसपास। और वीर नारायण देव आगे चल करके फिर शासन करेंगे और ये भी बहुत सारे जो आक्रमण है उनको मतलब आक्रमण से अपने राज्य को बचाएंगे। तो अब इनके समय में कुल मिलाकर के जितने भी राजा होंगे, सभी राजाओं में देखना कुछ न कुछ युद्ध हो रहा है, कुछ आक्रमण हो रहा है, जनजाति विद्रोह हो रहा है। तो ये सभी कुछ हमको अब देखने को मिलेगा। 1600 ईस्वी के बाद 17वीं हम लोग शताब्दी की बात करें तो वहां से तो पूरा फिर स्टार्ट ही हो जाएगा क्या? जनजाति विद्रोह, है ना। क्योंकि आंग्ल मराठा युद्ध होगा। आगे चल करके हम लोग देखेंगे फिर आंग्ल मराठा अधीन हो जाएंगे। मराठा जो है आंग्ल के अधीन हो जाएगा और काकती वंश मराठों के अधीन हो जाएंगे। तो इस तरह से फिर अत्याचार बढ़ेगा अंग्रेजों का, मराठों का कहीं ना कहीं दबाव बढ़ेगा आदिवासियों पर। तो यहाँ के जो राजा हैं वो भी उतना ज़्यादा स्वतंत्र रूप से अपना जो है राजपाट नहीं चला पाएंगे। तो कहीं ना कहीं संघर्ष भी प्रारंभ हो जाने वाला है। तो इनके समय में ही वीर नारायण देव के समय में
गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह द्वारा जयपुर तथा बस्तर के हिंदू राजाओं पर आक्रमण हुआ था। यह आक्रमण पुनः असफल कर दिया गया। महमूद खिलजी छत्तीसगढ़ में आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना। आगे देखिएगा वीर सिंह देव। वीर सिंह देव के विषय में अगर हम बात करें तो वीर सिंह देव का विवाह बदन कुंवर चंदेलिन से हुआ था। इनके शासन काल में राजपुर का नामक दुर्ग बनाया गया था। फिर दिक्पाल देव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, दिक्पाल देव को पढ़िए भाई। 1680 में दिक्पाल देव को हम लोग पढ़ लेते हैं। 1680 से लेकर 1709 ईस्वी। 1703 में चक्रकोट से बस्तर को राजधानी परिवर्तित किया। नवरंगपुर को इन्होंने जीता। अजब कुंवर नामक रानी से इन्होंने अपना विवाह किया। इनके 2 पुत्र हुए, रक्षपाल जो कि बस्तर का उत्तराधिकारी बना, और अनंगपाल जो कि पुरी के राजा के द्वारा गोद ले लिया गया। ठीक। रक्षपाल की सभा में राजगुरु मैथिली पंडित भगवान मिश्र थे, और रक्षपाल के शासन के समय बस्तर मुसलमानों के आक्रमण का गढ़ बन गया था। एक ब्राह्मण के घर में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चल करके दलपत देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रक्षपाल के शासन में बस्तर तथा डोंगर की शाखाएं लगभग एक हो गई थी। क्लियर। तो यहां पर हम देखते हैं कि मुसलमानों ने इस समय अधिकाधिक आक्रमण किया, और दिक्पाल देव के समय दिक्पाल देव का जो पुत्र था, एक पुत्र जिनका नाम था दलपत देव, तो आक्रमण के समय स्वयं एक ब्राह्मण के घर इनको रखा गया था आक्रमण के समय, और वहां पर दलपत देव जी का फिर जन्म हो जाता है। राजपाल देव की रानी चंदेली के भाई अर्थात दलपत देव के मामा, दलपत देव के मामा का मतलब इन्हीं को चंदेल मामा कहा जाएगा, है ना। 1721 से 1731 तक राज किया। इसने चंदेलिन रानी के बदले राज किया था, क्योंकि वह सतोली रानी के पुत्र को गद्दी पर बैठने रूप में देखना नहीं चाहते थे। ऐसी हमको बातें समझ में आती हैं। आगे हम देखेंगे राजपाल देव, फिर चंदेल मामा पुनः देख लेंगे। राजपाल देव प्रौढ़ प्रतापी चक्रवर्ती की उपाधि किसे मिली थी? आईएमपी लिख लो, मोस्ट आईएमपी लिख लो। राजपाल देव ही वह शासक है। 1709 से लेकर 1721 तक इन्होंने चक्रकोट बारसूर क्षेत्र में शासन किया। प्रौढ़ प्रतापी चक्रवर्ती की उपाधि लिए इन्होंने यहां पर शासन किया था। ये मणिकेश्वरी देवी यानी दंतेश्वरी देवी के बहुत बड़े भक्त थे। बघेलिन रानी तथा चंदेलिन रानी 2 पत्नियां थी। सभी राजाओं के एक पत्नियां तो थी ही नहीं, 2-3 पत्नियां थी इस टाइम। बघेलिन रानी का एक पुत्र था दक्षिण सिंह तथा चंदेलिन रानी के 2 पुत्र दलपत देव और प्रताप देव। क्लियर। आगे देखिए चंदेल मामा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया चंदेल मामा के विषय में कि राजपाल देव की मृत्यु के पश्चात रानी चंदेलिन का भाई चंदेल मामा गद्दी पर बैठते हैं। इन्होंने 10 वर्ष तक शासन किया, और दलपत देव ने रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त पर चंदेल मामा की हत्या कर दी, और बोला कि भैया हम भी कोई कम नहीं है तुमसे, तुम क्या बात करते हो। तो उनकी हत्या कर दी, और चंदेल मामा की हत्या करके दलपत देव पुनः शासन व्यवस्था में आ जाते हैं। क्योंकि राजपाल देव की मृत्यु के पश्चात जो है, राजपाल देव के जो मामा थे चंदेल मामा, वो और इनकी जो रानी थी मतलब कि इनकी जो मम्मी थी राजपाल देव की, वो चाहते नहीं थे कि उनकी जो सौतेला पुत्र है दलपत देव वो जो है शासन करे। इस नाम से चंदेल मामा ही 10 वर्षों तक शासन की, लेकिन शुभ मुहूर्त देख करके इनको मार दिया गया। चंदेल मामा को किसके द्वारा? दलपत देव के द्वारा, और दलपत देव फिर आगे हैंड ओवर हो जाएगा दलपत देव के समय। ठीक है। आगे देखिएगा दलपत देव को ही हम लोग देखना चाह रहे हैं इस विशेष करके। 1731 से लेकर के 1734 तक इन्होंने शासन किया है। अजमेर सिंह और दरिया देव, आगे चल करके इनके 2 पुत्र होंगे अजमेर सिंह और दरिया देव। इनके शासन काल में भोसले सेनापति नीलू पंत का बस्तर पर आक्रमण हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी लिख लो। देखो रायपुर क्षेत्र में भी 1750 के लगभग 1750 के आसपास कहां पर आक्रमण हो रहा है? तो रायपुर क्षेत्र में भी आक्रमण हो रहा है। किनका नेतृत्व है? नीलू पंत का ही नेतृत्व है। लेकिन स्पेशली सेनापति नीलू पंत ने कहां पर आक्रमण कर दिया?
बस्तर में आक्रमण कर दिया। भोसला सेनापति नीलू पंत इस समय क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं और 1770 में राजधानी यहां से स्थानांतरित कर दिया जाएगा चक्रकोट से, सीधा सीधा बारसूर से जगदलपुर। ठीक, बंजारों द्वारा बस्तर में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रारंभ किया गया जो कि नमक गुड़ के लिए प्रसिद्ध था। मिस्टर ब्लंट ने अप्रैल 1995 में अपने यात्रा वृत्तांत में इस सब बातों का विवरण दिया है। दलपत देव ने अपने नाम से दलपत सागर का निर्माण करवाया और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कृत्रिम झील के रूप में आज इसे जाना जाता है। सबसे बड़ा कृत्रिम झील या दलपत सागर की बात करें तो दलपत सागर अभी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा झील है और दलपत सागर को जगदलपुर में किसने निर्माण करवाया था, दलपत देव ने ही निर्माण करवाया था। दलपत सागर के नाम से आज ये छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। मोस्ट आईएमपी है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्लियर। इसके बाद जो राजा हैं इनका नाम है भाई अजमेर सिंह। क्या नाम है, अजमेर सिंह। दलपत देव ने युवावस्था में ही अजमेर सिंह को डोंगर का अधिकारी बना दिया था। दलपत देव की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों में सत्ता का संघर्ष हुआ। दरियादेव और किसके बीच में, अजमेर सिंह के बीच में। सत्ता संघर्ष से परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि अजमेर सिंह के समय में 1774 में क्या होगा भाई, हलबा विद्रोह होगा। इसे क्रांति का मसीहा कहा गया अजमेर सिंह को। तो आईएमपी यहां पर लिख लीजिएगा, अजमेर सिंह को क्या कहा गया है, क्रांति का मसीहा कहा गया है। दलपत देव पटरानी का पुत्र था ऐसा माना जाता है और 1774 में दरियादेव को पराजित कर ये राजा बन जाते हैं। दरियादेव वास्तव में है कौन था बताओ, दरियादेव कहीं ना कहीं अजमेर सिंह का भाई ही था, समझ रहे हो। दरियादेव ने ब्रिटिश अधिकारी व मराठों के साथ कूटनीतिक षड्यंत्र कर अजमेर सिंह पर आक्रमण करवा दिया। इस विद्रोह के बाद काकतीय वंशी शासकों का मराठों के अधीन होना हो गया और 1777 में हम देखते हैं अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है। क्लियर। इसके बाद देखिए मराठा अधीन शासक या मराठा कालीन शासक की अगर हम बात करें तो दरियादेव ही मराठा कालीन शासक होंगे, क्योंकि दरियादेव ने ही षड्यंत्र करके मराठा अधीन व्यवस्था लाया अंग्रेजों और मराठों से बात करके। तो दरियादेव के षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप अजमेर सिंह का 1774 में हलबा विद्रोह होता है और 1774 का जो हलबा विद्रोह है इस समय अजमेर सिंह को क्रांति का मसीहा कहा गया। मराठों के अधीन यह शासन किया। दरियादेव मराठों के अधीन शासन करेंगे। बस्तर का स्वाधीनता इस समय समाप्त हो जाएगा और देखते हैं कि 1795 में भोपालपट्टनम का विद्रोह होगा। एक तो हम देखते हैं 1774 कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नेतृत्व करता कौन है, हलबा विद्रोह के अजमेर सिंह, क्रांति का मसीहा कहा गया। 1774 में सत्ता के लिए संघर्ष था एक्चुअली में हलबा विद्रोह। ठीक है, आगे चल करके भोपालपट्टनम का जो विद्रोह था वह 1795 में हुआ। एक तो 1774 फिर 1795 में भोपालपट्टनम का युद्ध हुआ था। ब्लंट के आगमन पर वे कांकेर तक पहुंचे किंतु प्रवेश नहीं कर सके बस्तर में, क्योंकि प्रवेश देना नहीं चाहते थे। ठीक है, लोग जो हैं धनुष बाण लेकर के गुलेल लेकर के उसको मारने में लगे थे। गोरा तू अंदर घुसा, हम तेरे को काला बना देंगे, समझ रहे हो। अंदर घुसने का हिम्मत भी नहीं करने का, नहीं तो हम तुमको छोड़ेगा नहीं, ऐसा आदिवासी उनको अंदर ही नहीं आना देना चाहते थे। मिस्टर ब्लंट को कहा मतलब प्रवेश नहीं देना चाहते थे। तो कांकेर के आसपास घूमे, लगभग 14 दिन तक घूमते रहे इधर उधर, मतलब जो पाता था वो मार देंगे तुमको। बेचारा डर गया था ब्लंट, तो वो जो है अंदर ही नहीं आना चाहा भैया, वहीं से निकल गए वहां से, है ना। दरियादेव के शासन काल में बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बन गया था। मराठों के आक्रमण से बचने के लिए जगदलपुर को छोड़ करके केसलूर को इन्होंने राजधानी बनाया। किसने, दरियादेव ने। क्लियर। आगे देखिए, अब देखो ना, दरियादेव ही किसको आक्रमण के लिए आमंत्रित किए थे, अजमेर सिंह को मारने के लिए। आपस में भाई भाई बात को निपटा भी सकते थे, थर्ड पार्टी को वहां पर लेकर के आए, खुद इन्हीं को अब भुगतना पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो जैसी करनी वैसी भरनी वाला जो मामला है सोशल यूरोप रिप, वो यहां पर हमको नजर आता है। अब देखना,
इस समय फिर बहुत सारे विद्रोह होंगे। दरियादेव के समय में दो प्रकार के प्रमुख विद्रोह होंगे। इन विद्रोह को आप लोग बाद में और मैं पढ़ाऊंगा, फिलहाल देख लीजिए। एक तो कोटपाड़ की संधि होगी और भोपालपट्टनम का विद्रोह होगा। कोटपाड़ की संधि जो है 6 अप्रैल 1778, बस्तर नरेश दरियादेव, जयपुर नरेश विक्रमदेव, भोसला राजा बिंबाजी के प्रतिनिधि त्रयंबक अवीर राव के मध्य होगा। निष्कर्ष जयपुर ओडिशा नरेश कोटपाड़ को और चुकचूड़ा, पोड़ागर और रायगढ़ क्षेत्र यहां पर मिला जाएगा और मराठों को 59,000 टकोली प्रतिवर्ष देना स्वीकार करेगा। कौन? दरियादेव। दरियादेव तो दरियादेव का जो संधि हुआ था 59,000 टकोली प्रतिवर्ष देने का, उसे ही हम कोटपाड़ की संधि कहते हैं। भोपालपट्टनम की बात करें 1795 में दरियादेव के समय दक्षिण बस्तर के गोंडों द्वारा कैप्टन ब्लंट को इंद्रावती पार कर भोपालपट्टनम जाने के प्रयास से रोकने हेतु यह किया गया था। कैप्टन जेटी ब्लंट प्रथम अंग्रेजी यात्री थे जो कि बस्तर आना चाहते थे। 17 दिनों, मैंने बताया था 14 दिन, तो 2-3 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, 14, 3, 17, 70 डेज के आसपास विचरण करने के बाद इनका जो है विफल रहा और 17 दिनों के बाद यह यहां नहीं पहुंच पाए बस्तर और कांकेर की यात्रा करके ये रिटर्न हो जाते हैं। क्लियर? चलिए, इसके बाद दरियादेव को आप लोगों ने पढ़ा। दरियादेव के बाद हम देखेंगे आंग्ल मराठा शासन। देखो, पहली बात तो स्वतंत्र शासक थे अजमेर सिंह, के बाद हम लोग देखेंगे कि दरियादेव आंग्ल मराठा होंगे। फिर दरियादेव के पश्चात जो शासक होंगे, जैसे महिपाल देव की बात करें तो महिपाल देव जो है भुगतना भुगतेंगे अपने पिताजी की करनी का। उनके पिताजी जो है कहीं ना कहीं षड्यंत्र किए थे, तो इस नाम से मराठों के अधीन हो गए फाइनली। और आगे चल करके उनका महिपाल देव नामक जो पुत्र है वह न केवल मराठों के अधीन होगा, बल्कि मराठा जब अंग्रेजों के अधीन होगा तो सभी अंग्रेजों के अधीन हो जाएंगे। दरियादेव का ज्येष्ठ पुत्र था भाई महिपाल देव। राज्याभिषेक के समय इनकी आयु मात्र 9 वर्ष की थी। टकोली देने में उदासीनता का जो परिणाम था, बस्तर में भोसला आक्रमण पुनः होगा और पुनः अधीनता का ये वचन दिया जाएगा महिपाल देव के द्वारा। अप्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत बस्तर का प्रथम शासक हम कहते हैं कि महिपाल देव ही था। आईएमपी लिख लो, अप्रत्यक्ष मराठा शासक कौन थे अगर आपसे पूछा जाए तो महिपाल देव था। मराठों ने चाचा उमराव से सांठ गांठ कर उसको राजा घोषित कर दिया। 1825 में गेंद सिंह के नेतृत्व में परलकोट का विद्रोह इन्हीं के समय में होगा। मोस्ट आईएमपी है, परलकोट का विद्रोह 1825 में किसके समय में होगा? महिपाल देव के समय में ही होगा। इसको मोस्ट आईएमपी लिख लीजिए। महिपाल देव ने रतनपुर के भोसला शासक वेंकोजी भोसले को संदेश देकर के कहा कि लुटेरे भोसलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता, है ना। कि भाई इन्होंने कहा कि भाई वेंकोजी भोसले को संदेश दे कहा क्योंकि लुटेरे भोसलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता। इसके शासन काल में मराठा सेनापति रामचंद्र बाग का आक्रमण हो गया था। उसने कांकेर राजा को पराजित किया। इसके बाद बस्तर को राजधानी जगदलपुर किले में चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में महिपाल देव की सेना पराजित हुई। 1830 में महिपाल देव की सेना को टकोली के बदले सिहावा परगना मराठों को देना पड़ा। 59,000 टकोली। कोटपाड़ की संधि आप लोग को याद होगा, कोटपाड़ की संधि को इन्होंने उल्लंघन किया था, इसी नाम से 59,000 टकोली के बदले इनको सिहावा का परगना ही मराठों को दे देना पड़ा। क्लियर? महिपाल देव की 2 रानियां थी। बड़ी रानी का पुत्र भूपाल देव था, छोटी रानी का पुत्र दलगंजन सिंह था। दोनों के बीच फिर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कैसा उत्तराधिकार है ही नहीं, वैसे भी इनका है ना, इनका तो है ही नहीं, फिर भी भूपाल देव और दलगंजन सिंह के बीच में इस प्रकार का संघर्ष होगा। भूपाल देव ने आगे चल करके 1842 से 1853 तक शासन किया। और ध्यान दीजिएगा, महिपाल देव कौन था भाई? महिपाल देव भूपाल देव का पुत्र था। भूपाल देव का छोटा भाई दलगंजन सिंह तारापुर परगने का शासक बनाया गया इनको। वृंदा और फूल कुंवर भूपाल देव की 2 रानियां थीं। भूपाल देव संस्कृत, न्याय, व्याकरण और ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञानी माना जाता है, तो इसको आईएमपी लिख लीजिएगा। बहुत विद्वान शासक थे भूपाल देव। ब्लंट एगेन्यू जेनकिंस यात्रा विवरण में नरबली का उल्लेख भूपाल देव के समय
बताते हैं कि बस्तर में इस समय नरबली होता था। दंतेश्वरी देवी मंदिर में नरबली प्रचलित था। इसी नाम से ब्लंट साहब जब आने की प्रयास कर रहे थे ना, तो उनको बोलते थे हम तुमको काट देंगे, हम देवी के सामने तुमको नरबली दे देंगे। वो बेचारा बहुत डरता था, भैया इन लोग नरबली लगाते हैं, हमको भी, हम तो गोरा आदमी, हमको भी ये नरबली में चढ़ा देंगे भैया, इनसे हमको पंगा नहीं लेना है, समझ रहे हो। तो इस नाम से यहाँ आने से डरते थे अंग्रेज। दंतेश्वरी देवी मंदिर में नरबली प्रथा की प्रचलन थी। अंग्रेजों द्वारा इसे ही 1842 में नरबली प्रथा बंद करने हेतु टकोली नियुक्त किया गया था इस क्षेत्र को। टकोली अतिरिक्त यह प्रथम अवसर था जब 1842 में मराठों ने बस्तर पर हस्तक्षेप किया। मैक्स फॉन को ब्रिटिश शासन के उन क्षेत्रों में चलित नरबली की जांच के लिए नियुक्त किया गया था जहां पर नरबली होता था। ताड़ी पेन्नू माटी देवी की पूजा में प्रमुख संस्कार नरबली प्रथा ही था। तो ये ध्यान में रखिएगा, दो प्रमुख संस्कार होते थे, ताड़ी पेन्नू और माटी देवी की पूजा। यहां पर ताड़ी पेन्नू और माटी देवी की जब भी पूजा हो रही है तो वहां पर नर बलि देने की प्रथा थी। और अंग्रेज लोग मिल गए तो गोरे गोरे, अच्छा बढ़िया भाई तुमको नर बलि दिया जाएगा, तो भयानक डरते थे अंग्रेज लोग। फिर 1842 में इन्होंने कहा ये हमारे कई गोरे गायब हो गए हैं, दिखते भी नहीं है भैया, आप क्या करो, वहां पर जाकर के तुम जांच पड़ताल करो, कहां पर नर बलि होता है उसको बंद करो, बहुत कुप्रथा है। नर बलि निमित्त बाध्य लोगों को मेरिया कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, नरबली में जो लोग होते थे जिनको नरबली के रूप में एक्चुअल में जिनको बलि दिया जाता था, उन बलि दिए जाने लोगों को मेरिया कहा जाता था। क्या? मेरिया। जिसकी बलि होती थी उस व्यक्ति को मेरिया कहा जाता था। ये किस अवसर में होता था, किस पूजा में? ताड़ी पेन्नू और माटी देवी पूजा में। इनके शासन काल में दो प्रसिद्ध जनजाति विद्रोह हुए थे, तारापुर का विद्रोह 1842 और मेरिया विद्रोह 1842। क्लियर है? किसके समय में बात कर रहे हैं? भोपाल देव। सो ये भी डायरेक्टली एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ब्रिटिश कालीन बस्तर के समय काकतीय वंश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ब्रिटिश कालीन बस्तर के काकतीय वंश, लॉर्ड डलहौजी ने 13 मार्च 1854 को व्यापगत की नीति, हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके एक सिद्धांत लागू किया, जिसमें कोई भी राजा जिनका कोई पुत्र नहीं होगा वो किसी अन्य को जो है दत्तक पुत्र के रूप में या फिर गोद नहीं ले सकता, और उसकी पूरी शासन व्यवस्था अंग्रेजों के अधीन हो जाएगी, ऐसी व्यवस्था थी। ठीक है, तो भैरम देव के शासन काल में हम लोग देखते हैं ब्रिटिश शासन के अधीन यह प्रथम राजा माना जाता है भैरम देव को। भैरम वृंदा का पुत्र था ऐसा माना गया है। रानी जुगराज कुंवर और सुवर्ण कुंवर इनकी पत्नियां थीं। प्रथम यूरोपीय सूबा डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट 1856 में इन्हीं के समय में बस्तर आए थे। तो ये भी आईएमपी हो जाता है कि चार्ल्स इलियट ने 1856 में बस्तर की यात्रा की थी। तो किसके समय में? तो ब्रिटिश कालीन प्रथम शासक भैरम देव के समय में। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। भैरम देव के विषय में कुछ बातें और जानिए। इलियट के पूर्व ब्लंट ने 1795 में 17 दिनों तक प्रवेश करना चाहा था, आ नहीं पाए थे। 1854 में बस्तर भारत का मांडलिक राज्य बन गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मांडलिक राज्य के रूप में। पहली बार 1882 में बस्तर छत्तीसगढ़ डिवीजन के अंतर्गत अपर गोदावरी जिले के डिप्टी कमिश्नर के अधीन था, जिसका मुख्यालय सिरौचा था। नरबली कांड भैरम देव के शासनकाल में हुआ था। इनके शासनकाल में 3 प्रमुख जनजाति विद्रोह हुए, लिंगागिरी 1856, कोई 1859 और मुड़िया विद्रोह 1876। क्लियर? इन विद्रोहों पर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा, बात करूंगा कि विद्रोह मुख्य रूप से क्या थे, किनके शासनकाल में हुआ था। इन बिंदुओं पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। रानी चोरिस, यही जो मैं आपको बताया था ना, भैरम देव, 2 भैरम देव, उनके समय भी जो सिंगी साड़ी थी वो इंपॉर्टेंट रहा है। और आज भी हम रानी चोरिस के विषय में देखेंगे। ये भी भैरम देव एक अलग भैरम देव है ना, तो इनकी पत्नी थी। तो ध्यान रखिएगा, इसका रानी चोरिस का अर्थ होता है रानी का कोप। 1878 से 1891 के बीच इनका संघर्ष चलता रहा। काकतीय वंशी राजा भैरम देव की पत्नी जुगराज कुंवर के द्वारा यह विद्रोह हुआ था। किसके खिलाफ? अपने पति भैरम देव और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। क्यों हुआ था? ब्रिटिश शासक फेजर के कहने पर भैरम देव ने एक मुस्लिम महिला नवाबाई से विवाह कर लिया। भैरम देव की पहले से ही 2 पत्नियां थी और तीसरी शादी की प्रथा
इनके खिलाफ मानी जाती थी। तो विधिरमणि ने इस प्रकार से उनके नियम के खिलाफ था। इस खिलाफ में जुगराज कुंवर बस्तर की महिलाओं के साथ सड़क पर उतर गए और उन्होंने कहा कि भाई तुम ये जो नवाबाई से विवाह किए हो ये गलत है मुस्लिम महिला से। हम लोग ऑलरेडी 2 जने हैं ही, है ना, इनकी 2 पत्नियां ऑलरेडी थी ही, तो बोलते हैं कि भाई 2 पत्नियां तुमको जो है सेटिस्फाई नहीं है हम लोग, तो इस प्रकार से तुम जो है और भी विवाह करना चाहते हो तो मुस्लिम महिला से तुम विवाह मत करो। इस प्रकार का जो संघर्ष था रानी चोरिस के द्वारा सड़क पर उतरा गया विद्रोह के साथ, और इन्होंने एक नारा भी दिया और नवाबाई को छोड़ो, बस्तर की राजधानी छोड़ दो। इस प्रकार से आगे चल करके रानी विजयी हुई, यानी कि सीधी सी बात है इनका जो विवाह था वह टूट गया। रानी नवाबाई के साथ जो इन्होंने विवाह किया था वो जो है तोड़ दिया गया। छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी के नाम से जुगराज कुंवर को जाना जाता है। मोस्ट आईएमपी है, याद रखिएगा। जुगराज कुंवर ही वह रानी थी जिनको छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी के नाम से पुकारा गया है। इसके बाद जो राजा होंगे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सभी अब ब्रिटिश कंट्रोल में शासन करना प्रारंभ करेंगे। रुद्र प्रताप देव भैरम देव के पुत्र थे। राज्याभिषेक 6 वर्ष की आयु में 1891 में हुआ था ब्रिटिश नियंत्रण में। 1908 में 23 वर्ष की अवस्था में सत्ता का बागडोर प्रत्यक्ष रूप से ये संभालते हैं। उपाधि इनको सेंट ऑफ जेरूसलम का मिलता है, जेरूसलम का मसीहा। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा यूरोपीय युद्ध में ब्रिटिश शासन का इन्होंने सहायता किया था, इस नाम से सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि से रुद्र प्रताप देव को नवाजा जाता है। 1891 से 1908 तक बस्तर के शासन में अंग्रेजों के अधिकार में था। इस समय बस्तर के दीवान आलमचंद तथा उसके पश्चात दीवान रामचंद्र राव मिश्र थे। जगदलपुर को चौराहों का शहर बनाने का जो श्रेय है वह भी रुद्र प्रताप देव को माना जाता है। कहा जाता है ना जगदलपुर को क्या कहा जाता है, जगदलपुर को चौराहों का शहर कहा जाता है। तत्कालीन राय बहादुर पांडा वनों का आरक्षित वन्य घोषित किया गया राय बहादुर पांडा के द्वारा। बस्तर रियासत में अनिवार्य शिक्षा लागू की गई फैगन और गेयर के द्वारा। घौटी पोनी प्रथा यानी स्त्री के क्रय विक्रय की प्रथा की शुरुआत रुद्र प्रताप देव ने ही किया था। इसका उल्लेख ब्रिटिश अधिकारी चैपमैन ने 1898 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट में किया है। अयोध्या में गायत्री मंदिर का निर्माण और वहां पर दान देने के लिए इन्होंने सहयोग किया था। राजा रुद्र प्रताप देव ने पुस्तकालय की स्थापना जगदलपुर में की थी, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके शासनकाल में गुंडाधुर के नेतृत्व में 1910 में बस्तर में भूमकाल का विद्रोह हो गया। पुत्रहीन होने के कारण प्रफुल्ल कुमारी देवी को अपना उत्तराधिकारी इन्होंने घोषित किया था। ठीक है, अब प्रफुल्ल कुमारी देवी ने 1921 से लेकर के 1936 के मध्य शासन किया। रुद्र प्रताप देव की पुत्री थी, है ना, पुत्र तो थे नहीं रुद्र प्रताप देव के, तो पुत्री ही थी कौन, प्रफुल्ल कुमारी देवी। इनका राज्याभिषेक 12 वर्ष की आयु में 1922 में ही हो गया था। बस्तर की प्रथम महिला शासिका के रूप में इनको पुकारा जाता है। मयूर भंज महाराज के भतीजे प्रफुल्ल भंज देव के साथ इनका 1927 में विवाह हो गया था। क्लियर। 1930 में उनके पति बस्तर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्होंने बस्तर को निजामिस्तान बनाने की ब्रिटिश षड्यंत्र का विरोध किया था। पुत्र वीरचंद्र भंजदेव इनके पुत्र होते हैं, है ना। इंडियन वुमनहुड एक पत्रिका के विषय में इनकी जानकारी हमको मिलती है। इन्हें बाबी धनी भी कहा गया है। 1936 में अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन होता है, पेट में एक प्रकार का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें ऑपरेशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। फिर प्रवीर चंद्र भंजदेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनके विषय में हम पढ़ना चाहते हैं। प्रवीर चंद्र भंजदेव प्रफुल्ल कुमारी देवी का पुत्र थे, अंतिम काकतीय शासक हैं। इनके नाम पर तीरंदाजी के क्षेत्र पर अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। बस्तर रियासत को भारतीय संघ में इन्होंने ही 1948 में साइन किया था, हस्ताक्षर किया था। इनका विवाह राजकुमारी विदमती से साथ हुआ। 1936 इंग्लैंड में इनका राज्याभिषेक
होता है। किसान मजदूर संघ आदिवासी सेवा दल 1960 मूल रूप से प्रवीरचंद भंजदेव से संदर्भ रखते हैं। क्रिकेट एवं टेनिस के बहुत शौकीन थे प्रवीरचंद्र भंजदेव, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रवीरचंद्र भंजदेव ही अंतिम शासक माने जाते हैं। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आया? तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कुल मिलाकर के? अभी हम लोगों ने बस्तर क्षेत्र में एक महान और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले काकतीय वंश, जो पूर्व में चालुक्य वंश के नाम से जाने जाते थे, इस पर बात किया। नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम बस्तर के आदिवासी विद्रोह पर बात करेंगे और बस्तर के समस्त आदिवासी विद्रोह को आपके साथ डिस्कस करेंगे कि यह विद्रोह क्यों हुआ था, किसके समय में हुआ था, इसका मूल कारण क्या था, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन हर बार एक न एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।